हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 42 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मोहिनी गुस्से से कांपती हुई कियारा के कमरे का दरवाज़ा धकेल कर अंदर गई। कियारा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। वह चौंकी, मेकअप ब्रश हाथ में लिए। अचानक मोहिनी को देखकर वो बोली, चाची आप इस वक्त मेरे कमरे में, कोई बात है क्या? मोहिनी का चेहरा आगे की तरह तप रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, बात नहीं कियारा, आज हिसाब है। तुम्हें शर्म है भी या नहीं? इंसानियत नाम की चीज़ बची है तुम्हारे अंदर? कियारा पहले तो दिखावे के आश्चर्य में बोली, चाची आप ये क्या बोल रही हैं? मैं समझी नहीं। लेकिन मोहिनी की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह सच्चाई जान चुकी है। वह बोली, सच में इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो तुम, और कितना गिर सकती हो अपनी ही बहन के साथ, इतनी घिनौनी हरकत। कियारा अब तुम्हारी नींव हिलने वाली है, सब जान चुकी हूँ मैं। कियारा के चेहरे पर एक पल को घबराहट उभरी, फिर 2 सेकंड बाद उसे समझ में आ गया कि बानी और क्रिस ने सब बता दिया है। पर उसने तुरंत खुद को संभाला। वह पूरी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए पलंग पर बैठ गई और बोली, ओह प्लीज़ चिल करो चाची, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? इस घर में आपसे ज़्यादा मन्नू से नफरत किसी को नहीं थी, अब मुझे ही ज्ञान दे रही हैं। वह हंसते हुए आगे बोली, और हाँ, आप ये मत सोचिए कि मैं उसे बर्बाद करना चाहती थी। मैं बस उसे वेद से दूर रख रही थी, दैट्स इट। इतना तो अलाउड है ना सर्वाइवल के लिए। और सच कहूँ तो मुझे क्या पता था कि उसके साथ इतना कुछ बुरा हो जाएगा। मैं तो बस उसे वेदांत से दूर करना चाहती थी, बस इतना ही। यदि वो कभी हमारे बीच आती ही नहीं तो मुझे इतना कष्ट नहीं करना पड़ता। उसके मुंह से यह ठंडा जवाब सुनकर मोहिनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जिसके चेहरे से मासूमियत झलकती थी, जिसने ऐसा दिखावा किया कि वह कितनी भोली और मासूम से भरी हुई है, और मन्नत कितनी चालाक और सेल्फिश है। मोहिनी ने भरे गले लेकिन ठोस आवाज़ में कहा, नहीं कियारा, मन्नत से नफरत मैं नहीं करती थी। मुझे वो बस थोड़ा नापसंद थी, और उसकी वजह तुम ही थी। तुमने मेरे भीतर उसके लिए नफरत पैदा की। तुमने कहा था कि बाबूजी शेखावत एम्पायर का पूरा पावर उसी को देंगे। तुमने मेरे अंदर इनसिक्योरिटी भरी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हद पार कर दोगी। कियारा ने आंखें घुमाई और बोली, ओह चाची प्लीज़ अब ड्रामा मत कीजिए। जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। उसके यहाँ ना रहने में आपकी भी भलाई है। शेखावत एम्पायर की जैसे ही मैं मालकिन बनूंगी, क्रिस और वानी का मैं पूरा ख्याल रखूंगी, वादा करती हूँ। मोहिनी की आंखें खून की तरह लाल हो गई। उसने उंगली उठाकर कहा, ख्वाब अच्छा है, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। ड्रामा अब शुरू होगा कियारा। आज तुम्हारा सच घर वालों को बताऊंगी, वह सच जिसे सुनकर दादाजी तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगे। कियारा की मुस्कान इस बार थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन उसे भरोसा था कि मोहिनी बस बोल लेगी, करेगी कुछ नहीं। मोहिनी ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, देखना कियारा, आज तुम्हारी हर चाल का अंत होगा। और सच कहूँ, जो तुमने मेरे बच्चों को ब्लैकमेल करके कराया ना, उसकी कीमत बहुत महंगी चुकानी पड़ेगी तुम्हें। मोहिनी जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी, पीछे से कियारा की आवाज़ गूंजी, जाइए जाइए चाची, आराम से जाइए, और जाकर मेरा सच पूरे घर वालों को बता दीजिए। मोहिनी के कदम दरवाजे पर रुक गए। वह मुड़ी और कियारा को देखती रह गई। कियारा के चेहरे पर अब एक सातिर जहरीली मुस्कान फैल चुकी थी। उसने अपनी बात जारी रखी, क्या हुआ चाची, आप रुक क्यों गई? जाइए ना, बताइए सबको मेरा सच। फिर वह और नज़दीक झुकी, आंखों में जहर घुला था। और उसके बाद क्या होगा ये आप जानती हैं, लेकिन लगता है सोच नहीं रही हैं।
वह उंगली हवा में नचाते हुए बोली, आपके दोनों प्यारे बच्चों का सच जो अब तक छुपे हुए हैं। उसने अपना मोबाइल हाथ में घुमाते हुए जैसे कुछ इशारा कर रही हो। आपके प्यारे बच्चों का सच। वह वीडियो। मोहिनी का चेहरा स्याह पड़ गया। कियारा मुस्कुराई। एक क्लिक चाची, बस एक क्लिक और पूरा सोशल मीडिया आग पकड़ लेगा। उसके बाद जो बदनामी होगी आप सोच भी नहीं सकती हैं चाची। दूसरे मिनट में ही दादाजी आपको और आपके बच्चों को इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। और आप जानती हैं दादाजी अपने नाम और इज्जत को लेकर कितने प्रोटेक्टिव है। कियारा की आवाज़ धीमी लेकिन सटीक चोट करती हुई थी। मेरा क्या है? मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, कहीं भी आसरा मिल जाएगा। लेकिन आपका क्या होगा? आपके मायके वाले तो इतने काबिल भी नहीं है कि आपको और आपके बच्चों को सहारा दे सके। बहुत बुरा होगा आपके साथ, बहुत बुरा। मोहिनी की आंखें भर आई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। लेकिन उसकी नज़रें अभी भी कियारा की बेशर्मी विषैली मुस्कान पर टिकी थी। वह टूटी लेकिन मजबूत आवाज़ में बोली, यकीन नहीं होता है, तुम वही हमारी कियारा हो। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुम तो अपनों को ही बर्बाद करना चाहती हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि वेदांश तुम्हारा हो जाए। कियारा बोली, नहीं चाची, बात सिर्फ वेदांश की नहीं है, अब बात मेरे अस्तित्व की है, खुद को बचाने की है। और मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आपको क्या लगता है सच जानने के बाद जब मैं सबसे माफ़ी मांगूंगी तो क्या यही मेरे अपने मुझे माफ़ कर देंगे? नहीं चाची, मुझे सीधे जेल भेज देंगे, इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। इसलिए अब मैं वही करूँगी जो मेरे लिए सही होगा। मोहिनी फीकी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, इतना कुछ होने के बाद भी तुम अभी भी माफ़ी की उम्मीद करती हो। खैर जो भी है, सच तो एक दिन सामने आएगा। लेकिन मुझे एक बात जो अब तक समझ में नहीं आई, मन्नू तुम्हारा सच सबको क्यों नहीं बताती है? वह चुप क्यों है? क्यों सहती जा रही है ये सब? बस यह सुनते ही कियारा का चेहरा एक पल में सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट तैर गई, क्योंकि यही सवाल उसे भी हर पल चुभ रहा था, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। कियारा ने चेहरा घुमाकर ठंडेपन से कहा, यह मन्नू की प्रॉब्लम है चाची, आप दिमाग पर जोर मत डालिए, जाइए और आराम कीजिए। जो हो गया उसका रिवर्स नहीं होता। जस्ट चिल चाची। और फिर बेहद बेशर्मी से वह आगे बढ़कर मोहिनी के गाल को पिंच करते हुए बोली, मेरी प्यारी चाची, सब कुछ भूल जाइए। मैं भी क्रिस और बानी की हरकतें भूल जाऊंगी। मोहिनी ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। शक, दर्द और घृणा से भरी नज़रों से उसे देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। वही हॉस्पिटल, आयुष का केबिन। आयुष जैसे ही होश में आया, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, गुस्सा। घुटता हुआ, उबलता हुआ, बेचैनी भरा गुस्सा। वह पलंग से आधा उठते हुए चिल्ला पड़ा, कौन लाया मुझे यहाँ? बताइए, कौन मुझे हॉस्पिटल लेकर आया है? डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आयुष के सारे नसें तनाव में खिंच गई। उसे बस इतना याद था कि उसका किडनैप किया गया था। अंधेरा, आवाज़, रस्सियाँ, दर्द, सब याद था, लेकिन किसने किया, क्यों किया और फिर अचानक वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा, ये सब एकदम ब्लैंक था। डॉक्टरों की चुप्पी उसकी बेचैनी को और भड़का रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बताइए कौन लाया है मुझे यहाँ? किसने मुझे यहाँ छोड़ा? डॉक्टर अभी भी खामोश थे। आयुष का गुस्सा अब खतरनाक रूप लेने लगा था। उसने बेड से उठने की कोशिश करते हुए फिर चीखा, इसने। तभी अचानक केबिन का दरवाज़ा खुला और अंदर आया शिव। आयुष की आवाज़ वहीं रुक गई। उसका चेहरा सख्त पड़ गया। वह उसे पहचानता नहीं था, पहली बार उसे देख रहा था। उसकी निगाहें सवालों से भरी थी, गुस्सा, हैरानी और शक, सब एक साथ। तुम कौन हो? आयुष ने भारी आवाज़ में पूछा। शिव ने एकदम सीधे बिना पलक झपकाए जवाब दिया, शिव, मैं वही हूँ जो आपको यहाँ लेकर आया है।
और जिसके कहने पर आपको यहाँ लाया गया है। यह सुनते ही आयुष की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। वो धीमी लेकिन खतरनाक आवाज़ में बोला, और किसके कहने पर तुमने मुझे बचाया? कुछ पल की चुप्पी। शिव की नज़रें नीचे गिर गई। आयुष झटका मारकर फिर पूछा, और मुझे किडनैप किसने किया था? कौन थे वे लोग? शिव ने धीरे से सिर उठाया। जैसे ही आयुष ने शिव से जवाब मांगा, हॉस्पिटल के केबिन का दरवाज़ा धीमे से खुला। दरवाजे के पीछे वेदांश खड़ा था, उसके बगल में मयंक। वेदांश की गहरी सख्त आवाज़ कमरे में गूंज उठी, मेरे कहने पर तुम्हें यहाँ लाया गया था। वहाँ वेदांश को देखते ही आयुष की रगों में खून उबलने लगा। उसकी मुठ्ठियाँ अपने आप कस गई, जबड़ा भींच गया। वह दांत पीसते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वेदांश राठौर? वह लगभग घुराया, और प्लीज़ यह मत कहना कि तुमने मुझे बचाया है। इससे पहले कि वेदांश कुछ कहता, शिव बोल पड़ा, हाँ सच यही है। हॉस्पिटल लाने वाला, आपको बचाने वाला सब यही है। आयुष का गुस्सा अब बेकाबू में था। वाह, कब से बचाना सीख लिया तुमने वेदांश राठौर? मारने वाला बचाता भी है क्या? इतनी बड़ी एक्टिंग? वह तड़प कर आगे बोला, मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरा किडनैप तुमने ही करवाया था, और अब मेरे सामने शरीफ बन रहे हो। हॉस्पिटल लाकर क्या साबित करना चाहते हो? वेदांश खामोश था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा, ना सफाई, ना कोई झटका, बस एक सख्त, शांत, अनरीडेबल एक्सप्रेशन था, और आंखें सीधे आयुष पर गड़ी हुई। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे आयुष चौंक गया। वेदांश बिना कुछ कहे उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है, और अगले ही पल वह आयुष को कसकर अपने गले लगा लेता है। आयुष की आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसका गुस्सा एक पल में जैसे जम जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले, क्या रिएक्ट करे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वेदांश उसे इस तरह से गले लगाएगा। कुछ सेकंड बाद वेदांश धीरे से पीछे हटता है। आयुष गहरी नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, यह क्या था? तुम अचानक मुझे गले क्यों लगा रहे हो? वेदांश हल्की मुस्कान बहुत नरमी के साथ बोला, बस तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आयुष। डॉक्टर ने सख्त कहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आयुष फौरन बातें बदल देता है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे किडनैप करने वाले तुम ही थे ना? बोलो, है ना? तो फिर यह सब क्यों? इतना हमदर्दी वाला व्यवहार अचानक क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन्नत ने तुम्हें कुछ कहा हो उसके सामने अच्छा बनने के लिए? मन्नत का नाम सुनते ही वेदांश के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखों में हल्की नमी उतरती है, लेकिन वह तुरंत उसे रोक लेता है। वहाँ किसी को पता भी नहीं चलता कि उसके भीतर क्या तूफान उठा था। वह धीमे, बहुत शांत और नरम स्वर में बोलता है, कुछ ऐसा ही समझ लो। अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अभी डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं देंगे, कुछ दिन तुम्हें यहीं रहना होगा। उसके बाद वह बात अधूरी छोड़ देता है। आयुष बीच में काटते हुए टूटी हुई आवाज़ में बोला, उसके बाद क्या? आखिर चाहते क्या हो तुम मिस्टर वेदांश राठौर? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारा यह बदलता व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक पल किडनैप, दूसरे पल गले लगाना। मेरे प्रति अचानक इतना ख्याल कैसे आ गया? आयुष एक कदम आगे झुकता है। उसकी आवाज़ तीखी हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा सच उजागर कर दूं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें डर है कि तुम्हारी असलियत दुनिया के सामने न आ जाए? कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वेदांश की आंखें आयुष पर टिकी रहती है। कोई गुस्सा नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक भारी और गहरी चुप्पी, जैसे उसकी आंखों के पीछे बहुत कुछ छुपा हो जो वो अभी नहीं कहना चाहता। मयंक बोला, सच? कौन सा सच आयुष? और तुम वेदांश को दुनिया के सामने क्या उजागर करोगे? आयुष उसके सवाल पर जोर से हंस पड़ता है। उसकी हंसी में दर्द, गुस्सा और ताना सब मिला रहता है। ओह गॉड, सच में तुम लोग कितने अच्छे एक्टर हो। यू मस्ट ट्राई इन बॉलीवुड।
इतनी अच्छी एक्टिंग हर किसी को नहीं आती है वेदांश राठौर। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल जाता है। वेदांश का चेहरा फिर भी बिल्कुल शांत था। आयुष बोला, मॉल में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसे सबने हादसा समझा या तुमने ऐसा फील कराया, उसका लिंक कहीं न कहीं माफिया वर्ल्ड के किंग से जुड़ा है। यह सुनते ही मयंक और शिव दोनों हैरानी से आयुष को देखने लगते हैं। उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है, जैसे आयुष ने किसी छिपे बम का पिन खींच दिया हो। वहीं वेदांश एकदम स्थिर खड़ा रहता है, ना कोई गुस्सा ना कोई हैरानी। आयुष उसकी आंखों में सीधे देखते हुए आगे कहता है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस माफिया किंग का रिश्ता इस वेदांश राठौर से जुड़ा हुआ है। तुम लोग डरते हो कि कहीं मैं सच तक ना पहुँच जाऊँ। वह हिम्मत से भरी आवाज़ में आगे बोलता है, बहुत जल्द मेरे पास सबूत होंगे और मैं उन्हें पब्लिक में लाऊंगा। उसके बाद यह बिजनेस टाइकून वाला टैग तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा वेदांश राठौर। तुम्हारी असलियत दुनिया जान जाएगी। आयुष की आवाज़ कमरे में चाकू की तरह कटती है। मयंक का दिल धड़क रहा था। शिव की सांसें तेज हो गई, लेकिन वेदांश एक पल के लिए आंखें बंद करता है, जैसे किसी गहरे दर्द को निगल रहा हो, और फिर वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। वेदांश ने आयुष को कुछ सेकंड तक खामोशी से देखा, फिर उसके होठों पर हल्की बेहद नरम मुस्कान आई। ऐसी मुस्कान जो उसके ठंडे शब्दों से बिल्कुल उलट थी। वह बोला, उसके लिए तुम्हें पहले ठीक होना होगा आयुष। तभी तो दुनिया के सामने मेरा सच उजागर कर पाओगे, तभी तो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पाओगे, है ना। आयुष की सांस जैसे अटक गई। उसे उम्मीद थी कि वेदांश गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, कुछ तो कहेगा, लेकिन यहाँ पर वेदांश बिल्कुल शांत था, खतरनाक रूप से शांत था। वेदांश आवाज़ में वही ठंडक लिए फिर बोला, तुम ठीक हो जाओ, फिर जितना मन हो मेरे खिलाफ सबूत जमा करना, उन्हें पब्लिक करना, और हाँ, मेरा बिजनेस टाइकून वाला टैग भी छीन लेना। उसके शब्दों में कोई कटाक्ष नहीं था, बस एक भयावह सच्चाई छिपी थी, जैसे कि उसे वाकई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल अपना ख्याल रखो, बाकी खेल बाद में होगा। आयुष स्तब्ध था। उसे लगा था कि वेदांश कम से कम प्रतिक्रिया देगा, पर वह तो मानो उसे खुली छूट दे रहा था। आयुष कुछ बोलने ही वाला था कि वेदांश अचानक झुका और उसके गाल पर बेहद हल्के से हाथ फेर दिया। आयुष का शरीर सख्त हो गया। उस स्पर्श में नफरत नहीं थी, बल्कि ऐसा अपनापन जो आयुष ने कभी महसूस नहीं किया था। वो हकलाते हुए बोला, तुम्हें क्या कर रहे हो? ये कैसा व्यवहार है? क्यों लग रहा है जैसे तुम वो बात पूरी भी नहीं कर पाया। वेदांश बस उसकी आंखों में दिखता रहा, गहरी रहस्यमयी और दर्द भरी नज़रों से। फिर वह मुड़ गया और बिना कुछ कहे केबिन से बाहर निकल गया। आयुष बेड पर पीछे की तरफ झुक गया। अब सचमुच उसके सिर में चक्कर आने लगे थे। वह अपने आप से टूटती हुई आवाज़ में बोला, ये क्या था? ये ऐसा व्यवहार क्यों, जैसे कि मैं उसका भाई हूँ? ये आदमी, ये वेदांश राठौर आखिर है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। उसके सवाल वही हवा में लटके रह गए। इधर केबिन से वेदांश बाहर निकलते ही शिव वहाँ सिर झुकाकर खड़ा था। वेदांश ने बिना किसी भाव के ठंडी और सख्त आवाज़ में कहा, तुम यहीं रहोगे शिव। आयुष का हर पल ख्याल रखना। जैसे वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, हम उसे राठौर मेंशन लेकर जाएंगे। शिव ने हल्के में हाँ में सिर हिलाई। उसी वक्त वेदांश के मोबाइल की रिंग बजी। देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। वहीं दूसरी ओर जैस्मिन डर से काँप रही थी। उसके होठ के किनारे से खून की पतली लकीर बह रही थी, क्योंकि राव ने उसके गाल पर एक तेज थप्पड़ मारा था, जिसकी दर्द की जलन अभी भी उसके चेहरे पर तीर सी चुभ रही थी। जैस्मिन की आंखों में साफ डर झलक रहा था। वह रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे मत मारिए। मैंने क्या किया है? मुझे सज़ा मत दीजिए। वह अपने कांपते हुए हाथों को जोड़कर लगभग ज़मीन पर गिरते हुए राव के सामने विनती करी थी, पर राव के चेहरे पर दया जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उसकी नज़रें बिल्कुल ठंडी थी। होठों पर वही सातिर शिकारी वाली मुस्कान तैर रही थी। वह धीरे से बोला, सच में
तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं की है जैस्मिन। जैस्मिन ने डरी हुई आंखों से उसे देखा। वह अविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि उसे सच में याद नहीं था कि उसने क्या किया है। उसका दिमाग डर की वजह से सुन्न पड़ चुका था। राव ने एक ठंडी हंसी हंस दी, ऐसी हंसी जिसने कमरे की हवा को और भी भारी कर दिया। यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, एक शिकारी की थी, जिसे सामने खड़े शिकार की बेबसी देखकर मजा आ रहा था। उसकी हंसी सुनते ही जैस्मिन और जोर से कांपने लगी। उसके पाँव से जैसे जमीन खिसक गई हो। वह डर से पीछे हटने लगी, लेकिन राव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे कहीं भागने ही नहीं देना चाहता हो। अब जैस्मिन की सांस ऊपर नीचे होने लगी थी। उसके दिल की धड़कन कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। राव ने उसकी ठुड्डी पकड़कर अपना चेहरा उसके बेहद करीब कर लिया और बोला, गलती तुमने नहीं की है, गलती तो मैंने की है, जो तुम पर भरोसा कर लिया। जैस्मिन की आंखें डर से और फैल गई। उसे अभी भी समझ में नहीं आया था कि आखिर मामला क्या है। उसके दिमाग में अभी भी मन्नत के बारे में कोई ख्याल नहीं आया था, लेकिन राव की आंखों में जलती गुस्सा ने उसे बता दिया कि आज का दिन उसके लिए आसान नहीं होने वाली है। राव अचानक झुका और उसने जैस्मिन की जबड़ा पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि जैस्मिन की सांसें अटक गई। राव ने धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, सच में तुमने बहुत अच्छा सच छुपाया है डार्लिंग। बताओ क्यों छुपाया कि मन्नत जिंदा है। जैसे उसके शब्द हवा में तैरते हुए जैस्मिन के कानों तक पहुँचे, उसकी आंखें डर और सदमे में फैल गई। उसकी सांस अटक गई। कुछ पल के लिए तो उसे लगा शायद उसने गलत सुना है, पर नहीं। राव की नज़रों में वही चिंगारी थी, वही शिकारी भूख। राव की मुस्कान और गहरी और खतरनाक हो गई। वो झुककर उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या हुआ, बोलो भी, अब डर क्यों रही हो। जैस्मिन का दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसके होंठ कांपे। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस सवाल का जवाब दे भी तो कैसे। झूठ बोलती तो अब कोई फायदा नहीं, और सच सच तो राव के सामने खुल ही चुका था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और आवाज़ टूटती हुई बाहर आई, मैं सच में। वो आगे के शब्द बोल ही नहीं पाई। राव की उंगलियों की पकड़ और भी कस गई। मुंह खोलो जैस्मिन, अब तुम्हारा हर झूठ तुम्हें पहले से ज़्यादा महंगा पड़ेगा। जैस्मिन के चेहरे पर जो खौफ साफ दिखाई दे रहा था, उसे देखकर राव के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। वह धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमते हुए बोला, डर रही हो, अच्छा है। डर इंसान से सच्चा काम करवा देता है जैस्मिन। जैस्मिन ने जल्दी से हामी में सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थी, होंठ कांप रहे थे। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसके गले से आवाज़ भी मुश्किल से निकल रही थी। राव उसके सामने रुककर बोला, तो सुनो, अगर तुम मेरी सज़ा से बचना चाहती हो तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा। जैस्मिन की सांस रुक गई। पलकें झपकने तक की हिम्मत नहीं हुई। राव ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाते हुए फुसफुसाया, अगर तुम वो काम पूरा कर पाई तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जैस्मिन को एक पल को राहत जैसा एहसास हुआ, लेकिन उसी पल उसके दिल में एक और बड़ा डर उतर गया। राहत बस ऊपर ऊपर के थी, वास्तविकता यह थी कि अब उसका डर 2 गुना हो चुका था। और सबसे ज़्यादा डर उसे अपने लिए नहीं बल्कि मन्नत के लिए लग रहा था। उसका गला सूख गया। उसने धीमी टूटी आवाज़ में पूछा, कौन सा काम। राव की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह ठंडी आवाज़ में बोला, जिससे मेरी असली शिकार पिंजरे में खुद चलकर आ जाए। लेकिन 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 कुछ तो तुम्हारी सज़ा बनती है। सुनते ही जैस्मिन डर से काँप गई। आज मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा कि मुझे धोखा देने का ख्याल भी नहीं आएगा। वह जैस्मिन को जोर से धक्का देता है और वह सीधे बेड पर गिरती है और उसकी चीख निकल जाती है। आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो समझ गई कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वह चाहकर भी उस दयनीय हकीकत से बच नहीं सकती थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। इधर शेखावत मेंशन में चारों ओर हड़कंप मचा हुआ था।
भारी कदमों की आवाज़ें, भागते नौकर, रोने की धीमी सिसकियाँ। पूरा घर किसी तूफान में फंसा हुआ लग रहा था। डॉक्टर की एक टीम तेजी से उस कमरे में काम कर रही थी जहां केशव सिंह शेखावत बेहोश पड़े थे। उनकी सांसें अनियमित थी, चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और मशीनों की बीप किसी भयानक चेतावनी की तरह कमरे भर में गूंज रही थी। ललिता जी उनके पास बैठी थी, दोनों हाथ पति के हाथों पर टिकाए, आंखों में दर्द, डर और टूटन भरे। केशव जी, आंखें खोलिए, मुझे डराइए मत प्लीज़। उनकी आवाज़ टूटती जा रही थी। दिव्या जी बार बार पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके अपने हाथ भी काँप रहे थे। बाहर गलियारे में राजवीर जी बेचैनी से टहल रहे थे, माथे पर हाथ रखे हुए। कबीर दीवार के सहारे खड़ा था, आंखें लाल, दिल में गिल्ट और बेचैनी का तूफान। घर में हर चेहरा सन था, एक के बाद एक सदमा, और अब परिवार का स्तंभ जैसा इंसान इस हालत में पड़ा था। नर्स बाहर आकर बोली, प्लीज़ कोई अंदर मत आए, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके शब्दों ने किसी को राहत नहीं दी। सबकी सांसें जैसे अटक गई थी। राजवीर जी अचानक रुककर फुसफुसाए, ये सब आखिर हो क्या रहा है इस घर में। कबीर की भी आवाज़ भर आ गई थी, डैड, अगर दादाजी को कुछ हो गया ना तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। किसी ने जवाब नहीं दिया, बस सन्नाटा और मशीनों की लगातार बीप जो हर सेकंड किसी के दिल में और भी गहरा डर भर रही थी। उधर कमरे में डॉक्टर ने सीपीआर शुरू किया। ललिता जी रो पड़ी। वो भगवान से प्रार्थना करी थी कि कैसे भी केशव जी की जान बच जाए। शेखावत मेंशन में आज पहली बार शक्ति और शोर से ज़्यादा डर और दर्द था। उसी वक्त मेंशन के बड़े गेट से मन्नत हाफती हुई अंदर भागती चली आई। उसकी सांसें तेज थी, आंखें रो रो कर लाल। पंखुरी ने फ़ोन पर जितना बताया था उतना ही सुनकर उसकी देह कांपने लगी थी। जैसे ही वो कमरे के बाहर पहुंची जहां डॉक्टर की टीम लगी थी, पंखुरी दौड़कर उसे पकड़ती है। मन्नू रुक प्लीज़, संभल के। मन्नत सीधे दरवाजे पर झपटना चाहती थी, उसके हाथ कांप रहे थे, पूरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। दादाजी कहाँ हैं पंखु? क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक है ना? उसकी आवाज़ डर से भरी हुई थी। पंखुरी ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। मनु, डॉक्टर ने अंदर जाने से मना किया है, प्लीज़ अभी खुद को संभाल। लेकिन मन्नत की आंखें घबराहट से चौड़ी थी। पंखु, क्या हुआ है उन्हें? पंखुरी गहरी सांस लेकर बोली, मनु, दादाजी को हार्ट अटैक आया है। एक पल में मन्नत जैसे पत्थर बन गई हो, उसके होठ सूख गए, आंखें खाली हो गई। हार्ट अटैक? उसकी आवाज़ बमुश्किल निकली। पंखुरी ने सिर हिलाया। वो मेजर अटैक था। तुम्हारे जाने के बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी थी। हमने सोचा थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, पर नहीं, वो बेहोश हो गए थे। मन्नत के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो, उसके घुटने कमज़ोर पड़ गए और वह वहीं दीवार से टिक गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है पंखु। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें मेरा सच पता चले। मैंने ही उन्हें दुख दिया है। मैं बहुत बुरी। उसके शब्द आंसू में डूबने लगे। वह फुट फुट कर रो पड़ी। राजवीर जी और कबीर दोनों दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें भी भर आई थी, लेकिन गिल्ट, शौक और हालात की वजह से कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। राजवीर जी का मन हुआ कि वह मन्नत को अपने सीने से लगा ले, लेकिन उनके कदम जैसे जम गए हो। वहीं कबीर ने पंखुरी को हल्का इशारा किया, उसे तुम संभालो। पंखुरी तुरंत मन्नत को गले लगाती है। मनु, प्लीज़ खुद को दोष मत दे, अभी दादाजी को हमारी ताकत चाहिए। टूटा नहीं, सब ठीक होगा, प्लीज़ रो मत। लेकिन मन्नत खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी हर सिसकी जैसे हवा में दर्द को और भारी कर रही थी। उधर कमरे के अंदर डॉक्टरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मोर प्रेशर, कंटिन्यू सीपीआर, हरी अप। हर आवाज़ मन्नत के दिल को और डरा रही थी। शेखावत मेंशन की हवा पहले से ही बोझिल थी। अचानक बाहर से गाड़ी की तेज़ ब्रेक की आवाज़ गूंजी। कुछ सेकंड बाद एक काले एसयूवी का इंजन जोर से रुकता है। दरवाज़ा खुलते ही वेदांश और मयंक तेज कदमों से अंदर आते हैं। दोनों के कदमों में बेचैनी साफ झलक रही थी। जैसे वो एंट्री हॉल में पहुँचे, कबीर और राजवीर जी उनके सामने आए। वेदांश ने बिना वक्त गवाए पूछा,
दादाजी कहाँ हैं? उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन अंदर की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कबीर भारी आवाज़ में बोला, डॉक्टर अंदर हैं, उनकी हालत बहुत सीरियस है। वेदांश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। जब खोला, चेहरा पहले से भी सख्त, पहले से भी ठंडा था। उसने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। तुम हिम्मत रखो, दादाजी बहुत मजबूत है, यकीन रखो, वह इससे निकल आएंगे। कबीर हल्का सिर हिलाता है। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों तैर रहे थे। मयंक राजवीर जी की तरफ बढ़कर पूछा, अंकल, डॉक्टर ने क्या कहा? कोई अपडेट? राजवीर जी कांपते हुए बोले, अभी कुछ नहीं कहा, बस इलाज जारी है। और तभी वेदांश की नज़र हॉल के कोने में बैठी मन्नत पर पड़ी। मन्नत की आंखें लाल थी, चेहरा आंसुओं से भींगा, पंखुड़ी उसे पकड़कर संभाले हुए थी। वेदांश के कदम एक पल को रुक गए। उसकी नज़रें मन्नत के चेहरे पर अटक गई, टूटी हुई, गिल्ट में डूबी, कांपती हुई, और उससे देखते ही जैसे उसकी सांस अटक गई हो। मन्नत ने भी वेदांश को देखा, पर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक भारी चुभन भरी खामोशी दोनों के बीच फैल गई, जहाँ शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ नज़रों में ही साफ था। वेदांश की आंखों में एक पल के लिए हल्की कसक उभरकर गायब हो गई। चेहरा फिर उसी पत्थर जैसी सख्ती में ढल गया। उसने एक धीमी गहरी सांस ली और फिर डॉक्टर के कमरे की ओर बढ़ गया। मन्नत उसी जगह बैठी रही। उसका दिल और तेज धड़क रहा था, लेकिन किसी ने भी बातचीत की कोशिश नहीं की। हॉल में ऐसी खामोशी छाई थी कि किसी की हल्की सांस भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। सबकी नज़रें एकदम से उधर मुड़ गई। ललिता जी तुरंत खड़ी हो गई। डॉक्टर कैसे हैं केशव जी? डॉक्टर ने मास्क नीचे खींचा। चेहरा थका हुआ था, आंखें गंभीर थी। वेदांश एक कदम आगे बढ़ा, आवाज़ शांत लेकिन भीतर का तूफान छुपाता हुआ, डॉक्टर, इज ही स्टेबल? डॉक्टर ने गहरी सांस छोड़ी। ही इज़ क्रिटिकल। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। ललिता जी की सांसें टूटने लगी। दिव्या जी ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। डॉक्टर ने आगे कहा, हार्ट अटैक, बहुत सीवियर था। हमने उन्हें स्टेबलाइज कर दिया है, लेकिन उनके शरीर ने बहुत स्ट्रेस लिया है। अगले 24 घंटे एक्सट्रीमली क्रूशियल है। वेदांश की उंगलियां धीमे से मुट्ठी में बदल गई। चेहरा वही स्टोन, वही कोल्ड लुक। डॉक्टर ने राजवीर जी की ओर मुड़कर कहा, इनको किसी भी तरह का इमोशनल शॉक दोबारा नहीं लगना चाहिए, वरना हम वो वाक्य पूरा नहीं कर पाए। सभी का दिल वहीं रुक गया। डॉक्टर के बोलते ही मन्नत जिससे अपनी जगह से उछल पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गई, आंखें आंसुओं से भरी थी। वह लड़खड़ाते कदमों से डॉक्टर के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, डॉक्टर, दादाजी कैसे हैं? उन्हें होश आया क्या? मैं उन्हें देख सकती हूँ? प्लीज़ एक बार देखने दीजिए। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी, लेकिन सिर हिलाने ही वाला था। तभी पीछे से वेदांश की आवाज़ आई, लेट हर गो। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। वेदांश की आंखों में एक दबा हुआ आदेश था। डॉक्टर ने तुरंत कहा, ठीक है, आप उनसे मिल सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, वो अभी होश में नहीं है। यह सुनते ही मन्नत के कदम जैसे खुद चल पड़े। वह जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसी। घर के बाकी लोग भी धीमे कदमों से उसके पीछे गए। हल्की बीप की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। केशव जी बेहोश लेटे थे, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, हाथ में ड्रिप की पाइपें लगी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मन्नत वहीं दरवाजे पर एक पल को जम गई, जैसे उसके भीतर की सारी ताकत एक झटके में खत्म हो गई हो। पंखुड़ी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मन्नत उसे महसूस भी नहीं कर पाई। वह धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए केशव जी के पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दादाजी, उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद हवा ने भी मुश्किल से सुना हो। वह उनके करीब बैठ गई, उनका हाथ अपने हाथों में लिया। उनकी उंगलियां ठंडी हो गई थी। दादाजी मैं यही हूँ, आंखें खोलिए, देखिए आपकी मनु आई है। मैं बहुत डर गई हूँ दादाजी, प्लीज़ आप उठ जाइए। आप मुझे ऐसे सोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। उसकी आवाज़ अंदर ही अंदर टूट रही थी। राजवीर जी और कबीर भी पीछे खड़े थे, आंखें नम थी, दिल भारी था, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
ललिता जी बिस्तर के पास तक आई, लेकिन उनका दिल इतना भर आया था कि वह बैठ भी ना सकी। उधर कमरे के एक कोने में खड़ी कियारा सबको देख रही थी। उसकी नज़रें वेदांश पर थी और मन्नत पर भी। मन्नत को दादाजी के बेड के पास रोते देख उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट उठी, लेकिन उस घबराहट के पीछे छुपा हुआ तेज गुस्सा भी था। उसने अपने होठ दबाए और मन ही मन सोचा, थैंक गॉड, दादाजी की हालत खराब है। सच में मुझे बुरा लग रहा है, मुझे सुनकर डर भी लगा, पर सच कहूँ मेरे लिए ये हालात फ़ायदेमंद भी है। उसकी आंखों में एक चालाक चमक उभरी। कम से कम अब मन्नत दादाजी को कुछ नहीं बता पाएगी। मेरा सच अब उनके सामने वो बोल ही नहीं सकेगी। कियारा के होठ हल्के से तिरछे हुए। और मोहिनी चाची, वो भी अब चुप रहेंगी। इस हालत में वो मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगी। उन्हें पता है गलत टाइम पर सच बोलकर दादाजी को स्ट्रेस देना जानलेवा हो सकता है। उसने धीरे से एक ठंडी सांस छोड़ी, जैसे खुद को आश्वस्त कर रही हो। अब मन्नत सपने में भी दादाजी को कुछ नहीं बता पाएगी। वह बस रोएगी और मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाऊंगी। उसकी नज़र फिर से वेदांश पर गई, जो मन्नत को ही देख रहा था, और कियारा को यह बात चुभ रही थी। उसने अपने नाखूनों को हथेली में दबाते हुए सोचा, अब मुझे बहुत समझदारी से खेलना होगा। सबको लगे कि मैं ही इस परिवार की सबसे अच्छा ख्याल रख सकती हूँ, और तब तक मन्नत को सच बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। वहीं वेदांश, जो सबसे पीछे दरवाजे पर खड़ा था, बिल्कुल स्थिर था। उसकी आंखें सिर्फ मन्नत पर थी, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। ना मन्नत के पास गया, ना ही उसे संभाला। सिर्फ खामोशी और एक भारी सन्नाटा। उसका दिल अंदर से कितना टूटा हुआ था, वो सिर्फ उसकी मुट्ठियों में कसते हुए उंगलियों ने दिखाया, जिसे किसी ने नहीं देखा सिवाय मैन के। केशव जी की हालत देखकर वही मन्नत जैसे पत्थर बन गई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें टूट टूट कर आ रही थी। वह दादाजी के पास झुकी। एक उम्मीद, बस एक उम्मीद कि वह अपनी आंखें खोलेंगे, कुछ कहेंगे, उसका नाम लेंगे। लेकिन केशव जी अभी भी अचेत, बिल्कुल शांत पड़े थे। मन्नत के अंदर से अचानक जमीन खिसक गई। उसकी पूरी दुनिया ही उसके दादाजी थे, और आज वही दुनिया उसके सामने टूट गई थी। उसने अपने होठ दबाए, पर आंसू रुक नहीं सके। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे सच की वजह से। मैंने दादाजी को तोड़ दिया। वो खुद को संभाल नहीं पाई। एक पल के लिए भी वहाँ रुकना उसके लिए असंभव हो गया। उसकी सांस घुटने लगी। बिना कुछ कहे, बिना किसी और को देखे, मन्नत कमरे से बाहर भागी। उसके कदम जैसे कमरे की दहलीज नहीं, बल्कि पूरी मेंशन छोड़ देना चाहती हो। पंखुरी तुरंत उसके पीछे भागी। मनु, रुक, सुन, उसने पुकारा। तभी पीछे से वेदांश की गहरी आवाज़ आई, पंखुरी, रुकिए। उसकी आवाज़ में अजीब सी ठहराव और गंभीरता थी। सभी की नज़रें उसकी ओर मुड़ी। वेदांश धीरे से बोला, आपकी यहाँ ज़रूरत है। सबको संभालना है आपको, कबीर, दिव्या आंटी, दादी, सबको। मैं मन्नत को संभाल लूँगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। पंखुरी ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने बस वेदांश की आंखों में देखा और समझ गई, अगर इस वक्त सच में मन्नत को कोई संभाल सकता था तो वह सिर्फ और सिर्फ वेदांश ही था। वेदांश उसे फिर से अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इस बार तो बिल्कुल नहीं। शाम का वक्त था। लहरों की आवाज़ वह अकेली शाम की खामोशी को चिरती जा रही थी। जहाँ मन्नत अकेली खड़ी थी, दूर दूर तक वहाँ आज कोई नहीं था। ठंडी हवा रेत पर बिखरे पाँवों को छूकर निकल रही थी। दूर शहर की रोशनी चमक रही थी, पर मन्नत की आंखों में कोई रोशनी नहीं बची थी। वह पानी के करीब खड़ी थी। उसकी आंखें लगातार बह रही थी, जैसे समंदर की लहरों से हुर ले रही हो। उसके आंसू हवा में नहीं सूख रहे थे, बल्कि उसके गालों पर बहते हुए सीधे दिल तक पहुंच रहे थे। उसने लहरों को घुरते हुए धीमे से फुसफुसाया, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैं सच में मनहूस हूँ। उसका खुद से टूटता हुआ यकीन समंदर की गहराई से कहीं ज़्यादा गहरा था। वेदांश कुछ दूरी पर, मन्नत से कई कदम दूर, अपनी कार के बोनट के सहारे खड़ा था, जैसे उसके और मन्नत के बीच रेत पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अदृश्य दीवार खड़ी हो। हवा उसकी सट को हिला रही थी, पर वह न हिला न आगे बढ़ा। उसकी आंखें लगातार मन्नत पर टिकी थी, चिंता में, दर्द में और कहीं गहरी गलानी में।
उसके होठ कई बार हिले मानो वह मन्नत कहना चाहता हो, लेकिन हर बार शब्द वहीं घुट जाते। उसने खुद से अंदर ही अंदर कहा, कदम बढ़ाओ, बस एक कदम बढ़ाओ। लेकिन पैर जमीन में धंसे हुए थे, सिर्फ एक वजह से, मन्नत के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद को मान चुका था। दोनों के बीच लोहे की दीवार बन चुका था, जिसे तोड़ना वेदांश के लिए अपनी सांस रोकने जैसा कठिन था। मन्नत का चेहरा लाल पड़ चुका था। वह अपने हाथों को सीने पर कसकर पकड़े खड़ी थी, जिससे खुद को टूटने से बचा रही हो। उसकी आवाज़ हवा में डूब कर निकली, दादाजी, दादाजी। मेरी वजह से आज। उसकी घुटती हुई सिसकियां लहरों की आवाज़ में भी साफ सुनाई दे रही थी। उसी वक्त एक बड़ी लहर उसके पैरों तक आई और रेत के साथ उसके आत्मविश्वास को भी बहा ले गई। वो हल्की सी लड़खड़ाई। वेदांश का दिल उछल गया, 1 इंच आगे बढ़ गया, पर कदम अभी भी वहीं जमे रहे। उसने आंखें बंद कर ली। उसके मन में एक आवाज़ गूंजी, जाओ, उसे संभालो, वह टूट रही है। दूसरी आवाज़ फुसफुसाई, नहीं, तुम अब उसके काबिल नहीं रहे, तुमने ही उन्हें तोड़ा है, तुम उन्हें और दर्द नहीं दे सकते। वेदांश की उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गई। उसका गला भारी हो चुका था। उसे मन्नत की पीठ दिख रही थी, एक बेहद अकेली टूटी हुई परछाई, और वह खुद धुंधली रोशनी में खड़ा बस उसे देख रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। मन्नत की सांस जैसे वहीं अटक गई। उसकी आंखें कुछ पलों के लिए ऊपर उठी, फिर एकदम बंद हो गई। उसका शरीर धीमे से लड़खड़ाया और अगले ही पल धप से वो रेत पर बेहोश गिर चुकी थी। वेदांश की आंखों के सामने जैसे किसी ने सब कुछ रोक दिया हो। उसका दिल एक पल को थम गया, फिर जोर से धड़कने लगा। मन्नू, उसने चीखते हुए कदम बढ़ाए और पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। कुछ सेकेंड में ही वह उसके पास था। घुटनों के बल गिरा। उसके चेहरे को हाथ में उठाते हुए डर से कांप उठा। मन्नत की सांसें बहुत हल्की थी, उसके होठ सूख चुके थे और आंखें बिल्कुल बंद। वेदांश घबरा गया। उसने उसके गले के पास देखा, जहां उसकी रुलाई का दबा हुआ जख्म था, जिससे रोते रोते उसका दम घुट गया हो। वेदांश की आवाज़ कांप रही थी, जान, जान उठो, प्लीज़, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। उसने उसके गालों पर पड़े सूखे आंसुओं के निशान देखे। वे निशान उसके दिल को चिर रहे थे। उसने उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे कोई बच्चा टूट जाएगा अगर उसने देर की। उसे अपने सीने से कसकर लगाए हुए वह लगभग दौड़ता हुआ गाड़ी की ओर बढ़ा। वह मन्नत को सीट पर नहीं बैठा पाया। उसे अपनी गोद में ही रखा और कांपते हाथों से उसका चेहरा थामे बोला, जान, जान, सुन सकती हैं आप मुझे? प्लीज़, प्लीज़ उठ जाइए। उसकी आवाज़ रुक रही थी। वह खुद रोने से बस एक कदम दूर था। उसने मन्नत के माथे को चूमा, नहीं जान, अब आपको टूटने नहीं दूंगा, अब और नहीं। उसने उसे अपने सीने से लगाकर जैसे पूरी दुनिया से छुपा लिया। आप मेरी दुनिया हैं, मेरी ज़िंदगी हैं, और मैं अपनी दुनिया को टूटने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में आग भी थी और सच्ची मोहब्बत भी। उसने मन्नत के गाल पर हाथ फेरा और फुसफुसाया, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको एक पल भी दर्द नहीं होने दूंगा। जिसने भी आपको रुलाया है, जिसने भी आपकी यह हालत की है, हर आंसू का हिसाब लेकर रहूँगा। उसने अपने गिरे हुए आंसू पोंछे और आखिरी बार उसे कसकर पकड़ा। आई एम सॉरी जान, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन अब नहीं, अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं। आप मेरी जान हैं, मेरी धड़कन हैं। मैं आपको अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, अपने विश्वास से वापस लाऊंगा। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करता है और एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए दूसरे से मन्नत का हाथ कसकर पकड़े हुए था। वहीं दूसरी ओर संध्या होटल के कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। कदम रुक ही नहीं रहे थे, मानो किसी का इंतजार उनके सीने में धड़कन बनकर अटक गया हो। हर कुछ सेकंड बाद वो दरवाजे की तरफ देख लेती, फिर खुद को समझाती कि बस थोड़ी देर और, लेकिन बेचैनी जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक कमरे की घंटी बजी। संध्या का दिल जोर से धड़का, हाथ ठंडे पड़ गए। एक पल को घबराकर वह वहीं ठिठक गई, फिर गहरी सांस लेकर धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनकी आंखें फैल गई। सामने जो खड़ा था उसे देखकर उनकी आंखों की चमक के साथ साथ नमी भी उतर आई। उनके होठ हौले से कांपे और बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली, क्या होगा कहानी में आगे? कौन आया था संध्या से मिलने?
क्या है राव का प्लान मन्नत को फंसाने का, और क्या किस्मत वेदांश और मन्नत को उनकी अधूरी मोहब्बत को मौका देगी? अनजाने में आई सच के दीवार गिरा कर क्या मन्नत वेदांश के मोहब्बत को अपनाएगी? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।